ओम सुरभे नमः। उदय इंडिया मीडिया प्लेटफॉर्म में सभी दर्शकों को प्रणाम। वंदे गो मातरम। आज हम सब ने एक ऐसा विषय लिया है जो कि जो न्यूज़ वर्ल्ड से थोड़ा हटके है, लेकिन भारत की संस्कृति के साथ बहुत जुड़ाव है, लगाव है। ऐसे कहा जाता है, गौ विश्वसह मातरः। गौ माता सबकी माता है, ऐसा भगवान ब्रह्मा ने कहा है। और अगर हम गौ माता के चारों तरफ प्रदक्षिण करते हैं तो ऐसा लगता है सारे देव देवताओं के हम प्रदक्षिण कर लिया है। और हम सनातन धर्म में यह भी मानते हैं कि जो गौ माता की सेवा करता है उसको हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, ये सारा चीज़ें एक ही साथ मिलता है और वो भगवान का ज़्यादा प्रिय होता है। और शायद इसीलिए कई ज़माने से इस देश में पहला रोटी हम गौ-माता के लिए बनाते हैं। ये हमारा संस्कृति है, ये हमारा धरोहर है। लेकिन गौ-माता को पूजा करने के साथ-साथ कैसे गौ-माता हमारा एनवायरनमेंट को बचाता है, ह्यूमन हेल्थ को कैसे बचाता है, हमारा सॉइल कंजर्वेशन कैसे करता है, सॉइल को उर्वर कैसे बनाता है, और गौ माता किस तरह से रूरल इकोनॉमी और एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे बहुत बड़ी रोल निभाता है। और इतना ही नहीं, आज की ज़माने में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ है यूथ के लिए, उसमें भी गौ माता का कितना बड़ा रोल है, ये सब विषय जानने के लिए आज हमने हमारा साथ एक विशेष अतिथि, एक विशेष बहुत बड़े गोपालक, गुजरात की राजकोट से रमेश भाई है। रमेश भाई, उदय इंडिया मीडिया में आपको स्वागत है। जी, धन्यवाद। जय रमेश गौ माता। बहुत बहुत साधुवाद। जी, मैं अपना दर्शकों को बताना चाहूँगा आपके बारे में कि पूरे गुजरात ही नहीं, पूरे भारत में रमेश भाई को सब कोई जानता है। जब कभी किसी को कोई गौ माता को रिलेटेड, कोई गौ माता को हेल्थ को लेके, उनकी फूड को लेके, और उसमें किस तरह से किसी भी तरह से समस्या किसी को आता है, तो हम पहले फ़ोन करते हैं रमेश भाई को। ऐसे कहा जाता है वो चलता-फिरता डॉक्टर है, चलता-फिरता सॉल्यूशन है रमेश भाई के पास। ये सब क्योंकि गौ माता हमने का ही ज्ञान है। जी, जी, जी। हम भी उदय इंडिया नॉलेज ट्री गो वेद विज्ञान केंद्र तो दिल्ली में 5 साल पहले शुरू किया। वो आप ही के इंस्पिरेशन से हमने शुरू किया। और जब कभी सुबह हो, रात हो, जब कभी तकलीफ होता है तो हम रमेश भाई को ही फ़ोन करते हैं। तो आइए जानते हैं रमेश भाई, हिंदुस्तान में ऐसे कहा जाता है कि जो भारतीय नस्ल का गाय है उसी पे ही प्राधान्य देना चाहिए और वो सबसे बढ़िया होता है। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारत में किस तरह से क्या-क्या नस्ल अवेलेबल है? किस-किस एनवायरनमेंट में क्या-क्या नस्ल अवेलेबल है? वो नस्ल कैसे बढ़ता है? आज उसकी स्थिति क्या है देश में? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है कि भारतीय परंपरा में सबसे पहले संस्कृति का शिखर समान है गाय। एक बात जी, ये है। और जब गवर्नमेंट के साथ थोड़ी बात करें तो सरकार का एक नेशनल हर्ड रजिस्टर सेंटर है हिसार में, भारत जी, सरकार का। जी, उसमें लगभग 42 नस्लें रजिस्टर्ड है गाय की, जी, सिर्फ देसी गाय की। जी, मैं गया था 6-7 साल पहले, तब की बात है। अभी उसमें हो सकता है कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ हो, कुछ जी, नस्ल सर्टिफाई की हो नई। और जी, गांवों में कुछ भारत के अभी भी ऐसे इलाके हैं जो उनके पास नस्ल है लेकिन वो सर्टिफाइड नहीं है, जी, नहीं कर पाए हैं हम, या उसमें कोई कमियां है, या तो लोग जागृति नहीं है, कुछ भी मान लो आप। तो जी, अभी मैं मानता हूं कि ऐसी लगभग 20 से अधिक नस्लें ऐसी होगी जो सर्टिफाई नहीं हुई है। जी, तो टोटल भारत में 60 प्रकार की देसी नस्लें हैं। उसमें गिर, साहिवाल, काकरेज, राठी, थारपारकर, ओंगल, विन्नारगीडा, वेच्चूर, कांगायम, बहुत सारी नस्लें हैं, हरियाणवी, जी, गंगातीरी, जी, अनलिमिटेड। तो जी,
ये सभी नस्लें अपने अपने प्राकृतिक रूप से ईश्वरीय चेतना से प्राकृतिक के आधार पे बनी हुई है। जी, और जैसे सफेद नस्ल है वो सूर्य प्रकाश को रिएक्ट करती है, रिफ्लेक्स करती है, जी, तो उसका दूध जो है वो पित्त शामक है। जी, और लाल नस्लें जो है वो सूर्य की ऊर्जा को ऑब्जर्व करती है, तो वो जी, कफ शामक है। तो जी, गोमाता को मैं तो ये कहूंगा कि गोमाता को अभी हम जान नहीं पाए हैं, और जी, गोमाता हमें ट्रेन भर के देने के लिए खड़ी है, और हम हुँ, चम्मच लेके मांग रहे हैं, जी, क्योंकि हमारा नजर सिर्फ दूध पे सीमित रह गया, उससे आगे नहीं जा पा रहा है। अभी भी गोबर में सोना है, गोमूत्र में सोना है। ऐसा नहीं है कि ये गिर गाय के अंदर ही है। वो भारत जी, की सभी देसी नस्लें जो सूर्य प्रकाश के संपर्क में रहती है, वो सभी नस्लों में इतना ही मूल्यवान चीजें पाई जाती है। जी। तो सब क्षेत्र के हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी नस्ल को डेवलप करना चाहिए। और परिवेश आपका के हिसाब से बढ़ता है। और आपका सवाल ये था कि नस्ल को डेवलप कैसे करें, तो अपने उससे अपने पहले उससे पहले रमेश भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये देसी गाय है, ऐसे एक आम व्यक्ति कैसे इसकी पहचान क्या है? थोड़ा-सा देखने से थोड़ा-सा बता दीजिए दर्शकों को। सभी नस्लों की अलग अलग पहचान है, सबकी अलग जी, अलग खासियत है। जैसे आप कांकरेज में देखेंगे तो मुंह एकदम छोटा ऐसा होना चाहिए, और कान जी, उसके ऐसे होने चाहिए सीधे, और सींग जी, उसके ऊपर से ऐसे होने चाहिए। जैसे जी, साहिवाल में देखेंगे तो कान एकदम चौकड़ी का एका होता है ना, जो ऐसे एकदम जी, जी, एका टाइप के होने चाहिए, ऐसे सामने आंखों के लगोलग कान आने चाहिए, और जी, मुंह उसका एकदम कपार चौड़ा होना चाहिए, सींग एकदम जी, पतले और सीधे होने चाहिए। तो जी, गलकमल साहिवाल का बहुत लंबा होता है। नाभि जी, इसकी 10 इंच से ऊपर की होनी चाहिए। तो जी, मैं ज्यादा नस्लों के बारे में सभी नस्लों का एक्सपर्ट नहीं हूँ, परंतु मैं जो जानता हूँ कि जी, सभी नस्लों की अपनी अपनी क्षेत्र के हिसाब से अपनी अपनी पहचान है। और जी, आज भी सभी नस्लों के एक्सपर्ट देहाती गांव में पड़े हुए हैं। जी, जहां तक आज वेटनरी नहीं गया है, जहां तक आज शिक्षा नहीं गई है, जहां तक आज जी। बिजली नहीं गई, वहां पे ऐसे पुराने जानकार लोग पड़े हैं कि जो बिना संसाधन से चिकित्सा करते हैं, और गाय के आधार पे ही चिकित्सा करते हैं। रमेश भाई, आपके आपके पास पर्सनली आपने 150 गौ माताएँ रखे हैं गिर नस्ल के, और आपके जिसमें आप सेक्रेटरी हैं, ऐसे 2 एनजीओ में भी 450 गाय करके टोटल 900 गौ माता उनमें भी है। तो हाँ, आपके पास ख़ास करके गिर गाय का नस्ल है, तो हाँ। आप उसको कैसे बढ़ाते हैं? और किसान भाइयों को आप क्या सलाह देंगे? क्या गिर गाय केवल गुजरात में रहना चाहिए या उसकी बाहर जाना चाहिए? क्योंकि आपने कहा परिवेश के हिसाब से अपना-अपना नस्ल बना हुआ है, जैसे साउथ इंडियन में अलग नस्ल की गाय होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। सबसे पहली बात आपने पूछा कि किसान कैसे क्या कर सकता है, तो किसान देखो, गाय गोमाता के गोबर और गोमूत्र से यदि कृषि करे और जी। उसका मूल्यवर्धन करे, हुँ। मूल्यवर्धन मीन्स जो गोबर का भी मूल्यवर्धन कर सकते हो, कैप टोपी आसन पिरामिड और गणपति ऐसी आर्टिकल्स, बहुत सारे आर्टिकल्स, लगभग 400 से अधिक आर्टिकल्स बना सकते हो। उससे भी थोड़ा मोटा रोजगार निकल सकता है। उसके बाद उसको आगे बढ़े तो आप जो है उसको खेती में यूज कर सकते हो। और खेती में जो पैदावार होती है, जो छोटी मोटी पैदावार होती है, वो यदि संपूर्ण रूप से गोबर गौमूत्र से की जाएगी तो उसको नाम दिया जाएगा ऑर्गेनिक, इंग्लिश में। जी, देसी जी, में कहोगे तो गो आधारित। एकदम जी, विश्वसनीय सुपात्र प्रोडक्ट तैयार करके, जैसे आपने अरहर लगाई है खेत में, तो अरहर जी, की दाल बनाओ, हर घर में लगती जी, है। मूंग लगाए तो मूंग की दाल बनाओ, उड़द लगाए तो उड़द की दाल बनाओ। तो वो भी आपकी छोटी खेती है तो छोटे में हो जाता है। आजकल लोग क्या करते हैं कि फटाफट खेती का काम करके दूसरी जगह पे जॉब पे जाते हैं, जी, परंतु यही खेती की जो प्रोडक्ट है, जो जॉब का समय है, वो खेती का जो आपका मूल उत्पादन है, उसको मूल्यवर्धन करने में लगाओ, उसकी मार्केटिंग में लगाओ, उसकी ब्रांडिंग में लगाओ। तो मुझे लगता है 2-3 साल में किसान को वो आय मिलती है जो कोई बिजनेसमैन को मिलती है, उससे भी ज्यादा मिलती है।
तो गाय के साथ रोजगार का एक बहुत बड़ा आयाम खड़ा हो सकता है। जी, लेकिन रमेश भाई, जो प्रैक्टिकली रूप में आज देखा जा रहा है कि अगर 20 साल पहले की हम देखें और आज की भारत देखें, तो गौ माताओं की संख्या में बहुत कमी आ रहा है और किसान को ये मानना है कि इसमें लाभ है नहीं है, क्योंकि भूसा का रेट आज की डेट में 10 रुपया 15 रुपया है, हरे चारा का रेट 6 रुपया 8 रुपया है। उस स्थिति में किसान खरीद के एक गाय अगर रखे स्वावलंबी बनने के लिए, तो उसमें प्रॉफिट मेकिंग कैसे बनाएगा कि उसको, किसान को तो पैसा चाहिए। देखो, पैसा खूब गाय दे सकती है। उसके लिए जो आपकी बात है ना, ये तो ये सर्वाइवल नहीं है। उसके ऊपर जो है ना, मैंने तो चौकड़ी लगा दी है कि गाय से बहुत बहुत सर्वाइबिलिटी है। जैसे आपकी बात है भूसा की, तो मैं जी, तो ये कहूंगा कि भूसा तो खिलाना ही नहीं है। सबसे पहले यदि जैसे एक इंजन है, जैसे आप एक गाड़ी है, वो जी, एक WBM गाड़ी है, ठीक है, जी, आपकी बहुत महंगी कार है। तो उसको मैनेज करने के लिए आप उसको रोज कपड़े, ड्राइवर को बोलते हो कपड़े से पोछा लगाओ, सर्विस करो, उसके अंदर जी, तेल डालो, डीजल डालो, ऑयल डालो। सब जो कंपनी का आता है वही डालते हैं ना। कभी आपने जी, BMW, डीजल BMW में पेट्रोल डाल के नहीं चला सकते ना, नहीं चला जी, सकते, क्योंकि जी, ठीक उसी प्रकार से हम गोमाता के अंदर जो 22 एलिमेंट न्यूट्रिशन जो चाहिए, वो पूर्ण रूप से न्यूट्रिशन वाला खाना दे। सबसे पहली बात ये, क्योंकि जैसे गाड़ी को आप साफ सुथरी रखते हो तो गाड़ी खुश रहती है, तो जी, गाय को भी आप न्यूट्रिशन वाला देते हो तो गाय खुश रखती है, रहती है। सबसे पहली बात ये है। उसके बाद जो आप सर्वाइबिलिटी में जाना चाहते हो, तो एकदम बोलने से नहीं होगा, एकदम दूसरों की बातों में आके नहीं होगा, एकदम कोई चालू आलतू फालतू बात से सर्वाइबिलिटी कहीं पर भी नहीं आती। तो गाय जी, के साथ ऐसा काम करना पड़ेगा कि गाय का शोषण ना हो, और उसकी जी, प्रोडक्ट जो है उस जैसे आप गाय नहीं रखते थे तब आप अच्छा घी खाने के लिए 3-3 हजार वाला घी लेते थे ना। जी, क्यों? क्यों? आपको क्वालिटी चाहिए। तो जी, ऐसे भी लोग आज भारत में है जो क्वालिटी की कदर करते हैं, परंतु ये अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से क्या हुआ, आज हर हर कदम कदम पे अपनी संस्कृति पे हमला हुआ, अपनी गोमाता पे हमला हुआ। जैसे गाय का दूध कोई काम का नहीं है, गाय का घी कोई काम का नहीं है। मतलब डॉक्टरों ने आज तक यही मैसेज दिया, घी तो नहीं खाना चाहिए, परंतु उसमें वर्गीकरण करना चाहिए था। घी नहीं खाना चाहिए और डॉक्टरों की बात सही है, परंतु जो क्रीम सेपरेटर का घी है, भैंस का है, और HF का है, जिसके अंदर फैट की मात्रा ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल की आईडीएल LDL कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ऐसा घी नहीं खाना चाहिए। जब मंथनी से आगे पीछे मंथन किया हुआ तंदुरुस्त गाय का दूध हो, उससे दही बने, उससे आगे पीछे मंथन हो, लकड़ी के बिलोने से, मटके के मिट्टी में, और उसके अंदर मक्खन तैयार हो, उसको लोहे के बर्तन में गर्म किया जाए, उस प्रकार से घी निर्माण होता है। वो मनुष्य अंत समय तक, लास्ट तक, मृत्यु तक खा सकता है। ये मेरा कहना नहीं है, ये अपने आयुर्वेद शास्त्र कहते हैं। तो कहने का यहाँ मतलब ये है कि दूसरी बात मैं करता हूँ कि एक कोई IIM का स्टूडेंट लो, टकले को जी, कंगा बेच के आता है, टकले को कंगा बेच के आता है, वो कैसे बेचता होगा? सरासर वो झूठ है, नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि टकले को कंगा कभी काम नहीं आएगा। जी, फिर भी वो इतनी होशियारी दिखाता है, इतना उसको माइंड वॉश कर देता है कि वो सामने वाला व्यक्ति प्यार से ले लेता है। परंतु जी, हम लोगों ने, आपने और मैंने, मैं दूसरे पे नहीं बोलूंगा, आपने और मैंने गाय माता की जो प्रोडक्ट है वो अमृत तुल्य है। अमृत का दूसरा नाम है गाय का पंचगव्य। जी, वो शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। भाव प्रकाश, जी, अष्टांग हृदय, कृषि संहिता, कृषि परास, काश्यप संहिता, भैषज्य रत्नावली, सारंगधर संहिता, ऐसे असंख्य शास्त्रों है जो ऋषि मुनियों ने 10-10 हजार साल की मेहनत के बाद निर्माण किए। तो जी, इतने हमारे पास साइंटिफिकली शास्त्रोक्त प्रूफ होने के बाद भी हमने प्रचार नहीं किया। जब कोई लेबोरेटरी में, फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में जूनागढ़ के डॉक्टर बालू गोलकिया ने गौमूत्र के अंदर सोना है, सुपाच्य, सुवर्ण सुवर्ण रस है, सोना नहीं, सुवर्ण हम्म, रस है, ऐसा साइंस में प्रमाणित किया, तो उसको पूरी विश्व की मीडिया ने चलाया। पर अपने हरित ऋषि ने, वाग्भट ऋषि ने आज से 2 लाख साल पहले लिखा है कि
गाय का घी कर्जा करके भी खाओ। गाय का घी ओजवर्धक है, मेघावर्धक है, तेजवर्धक है, बलवर्धक है, वीर्यवर्धक है, स्मृतिवर्धक है। तो उसने रिसर्च करके ही बताया था, परंतु उस समय ऐसा रिसर्च संसाधन था तो उस प्रकार से रिसर्च किया था। आज ये इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप ये सब आ गया तो आज उस पर रिसर्च होता है। तो मेरा यहाँ कहना ये है कि गाय का पंचगव्य जो है अमृत से भी ज्यादा बढ़कर है, उसका हमने ढंग से प्रचार नहीं किया, उसकी जानकारी हमने जन जन तक फैलाई नहीं, क्योंकि मेकलो पद्धति के अंदर गाय, आयुर्वेद, प्रकृति, फूड, अपने आरोग्य, उसके ऊपर कोई चैप्टर ही नहीं है। तो उसके कारण क्या हुआ कि हम जो लोगों को हेल्थ के रिलेटिव प्रोडक्ट चाहिए उन तक हम पहुंच ही नहीं पाए। जी एक छोटा सा प्रयास किया पहुंचने का, तो आप देख लीजिए मेरे 150 गाय में मैं हमारी संस्थान जो है, अभी वो कंपनी कहेंगे, अभी हम उसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, 2 महीने में हो जाएगी, गिर जी गोजतन प्राइवेट लिमिटेड। जी तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मैंने एक 1% का भी 1000वां भाग प्रयास किया, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी फैलाई, प्राइवेट, ना तो सरकार से ना कोई किसी कंपनी से, मैंने अपने दिमाग से, मैं तो अनपढ़ हूँ, थोड़ा सा जी दिमाग लगाया, अभी एक दिमाग का 1% का 1000वां भाग। तो आज मेरे यहाँ 3500 से लेके 51,000 का किलो तक घी बिकता है। और 51,000 रुपया पर किलो घी पर किलो घी लोग सिक्स खरीदते डेज हैं आपसे? हाँ 6 डेज का वेटिंग है। और यूएई के शेख लोग खरीदने के लिए लाइन में है। मैंने कई वीडियो भी मेरे फेसबुक में डाली है कि ये व्यक्ति आए हैं, ये मुसलमान है, और ये 50,000 का किलो घी, ऐसा 5 किलो घी लेके जा रहे हैं। बड़ी बड़ी जी कंपनी के जैसे नारायण मूर्ति, इन्फोसिस, मुझे नाम तो नहीं जानता इतना, ऐसे लोग हमारे घी मंगवा के खाते हैं। और बार बार अच्छा रिपीट हो रहे हैं, एक बार नहीं, एक बार छोड़ दो, एक बार तो गलती से लोग ले लेते हैं, लेकिन ये जी रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये कहीं ये ना कहीं मेरी मेहनत की सफलता है, गोमाता के जी आशीर्वाद है और आप जैसे बंधुओं के सहयोग है मुझे, मैं मानता लेकिन हूँ। रमेश भाई, जो घी आप बेचते हैं उसके सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड कौन करता है? बहुत सारे सर्टिफिकेट ले रखे हैं मैंने, जी जीएमपी है, एसएसआई है, ऑर्गेनिक गोपको का है, फिर और भी है, मैं पूरे नाम नहीं बता सकता, जी जी यूएसडी जी जी है। और आपने गवर्नमेंट सर्टिफाइड घी ही देते हैं लोगों को? हाँ मतलब सारे वो जितने एक डेयरी इंडस्ट्रीज को जितने लाइसेंस मिलते हैं वो सब मैंने लिए हुए। तो 150 गाय अगर रमेश भाई आपने रखा है, उसमें आप महीना कितने खर्चा करते हैं और उसको आपका प्रॉफिट भी होता है क्या? कितना प्रॉफिट आपको मिलता है? हमारा टर्नओवर है 150 गाय और 20 एकड़ भूमि का, सबका मैं साथ में बताता हूँ क्योंकि मेरा अलग कोई हिसाब नहीं है। सबका जी महीने का टर्नओवर है 50 मतलब 27 लाख से लेके 47 लाख महीने का पर सेलिंग, मंथ? पर महीने मंथ, का? महीने का, ये ऑफिशियली 150 है। गाय में आप 27 लाख रुपया बेचते हैं महीना? 27 से लेके 47 तक गया है हाईएस्ट। ओके ओके अगले दिसंबर का 47 का मेरा आंकड़ा था। जी ये महीने का है लगभग 30-32 के आसपास। जी तो उसमें कहने का प्रॉफिट यहाँ कितना, प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है? क्योंकि दर्शकों को या किसान भाइयों को ये पता होना चाहिए कि अगर आप कर पा रहे हैं, वो आपका मॉडल वो भी उपयोग कर सके, इसलिए आप कर थोड़ा उनको सकते हैं, समझाइए। उसके लिए हम ट्रेनिंग भी देते हैं ना। जी अभी आज ही ट्रेनिंग क्या? प्रोग्राम खत्म हुआ। अच्छा अभी 30 लोग आए थे, अलग अलग, पंजाब से थे, आपके यूपी से थे, बिहार से थे, राजस्थान से थे, एमपी से थे, वेस्ट बंगाल से थे, जी तो ये नागालैंड से थे। ट्रेनिंग, आप ये जो ट्रेनिंग देते हैं वो किस विषय पर ट्रेनिंग देते हैं? कितने दिन के होता है? थोड़ा डिटेल बताइए, सो दैट कि जो सुन रहे होंगे वो उनको लाभ मिले उनको। हाँ अपना ट्रेनिंग ये रहता है कि हम एक तो सर्वाइवल गोपालन, जी गोपालन कैसा गोपालन सक्सेस होता है उसकी ट्रेनिंग देते हैं। उसमें जी गोपालन में आने वाली दुविधाएं, जी गायों की बीमारियां, उसको आप कम से कम खर्चे में नेचुरल ट्रीटमेंट से कैसे जल्दी रिकवर कर सकते हो। जैसे अभी हमारे 150 गायों को लंपी हो गया था, हमने एक सिंगल इंजेक्शन भी नहीं लिया, सब गाय ठीक जी हो गई। एक जी 25 दिन का बछड़ा डेंजर जोन में है, और वो जी भी हो सकता है उसको दूसरा कारण हो लंपी के साथ, इसीलिए
हो सकता है। परंतु ये जो कहने का लंपी यहाँ मतलब ये, हम ट्रेनिंग जो देते हैं ये पूरा गाय के जन्म से लेके गाय के मृत्यु तक का उसका देखभाल कैसे करें, कौन से मुकाम पे डिलीवरी पे क्या देखना, डिलीवरी के पहले, आफ्टर, बिफोर डिलीवरी मैनेजमेंट, उसमें गाय को जल्दी से जल्दी दूध में कैसे लाए देसी तरीके से, और नहीं लाते हैं तो क्या नुकसान है, ये सारी चीजें। उसके बाद अभी हमने 2 दिन का एक उसमें एक्स्ट्रा ऐड किया, एडवांस टेस्ट, जी कि जी हम गाय के द्वारा उत्पाद किए हुए उत्पादों को इंटरनेशनल मार्केट में कैसे बेच सकते हैं। मैं मेरे ही कॉम्पिटिटर खड़े कर रहा हूँ, जी तो उसको आप इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड की मार्केट में कैसे लेके जा सकते हो, उसके लिए क्या क्या लाइसेंस लगते हैं, गवर्नमेंट के, एपेडा के, एक्सपोर्ट के क्या क्या सर्टिफिकेट लगते हैं, वो कहाँ मिलते हैं, कितना खर्चा आता है, अब कस्टमर से आप ट्रांसपोर्टिंग कैसे करोगे, ट्रांसपोर्टिंग का सक्सेस पैकेजिंग क्या है, और कौन जी सा कुरियर कंपनी आपको अच्छी सर्विस देता है। आप सिंगल पार्सल के लिए जाओगे तो कुरियर कंपनी 300 रुपया लेगी, आप वही कुरियर कंपनी के साथ एमओयू कर लो, टाइप करके जाओगे तो वही पार्सल आपका 60 रुपये में जाएगा। तो कहाँ कैसे पैसा बचाकर गोपालन को मजबूत किया जाए, और वो ज्यादा ट्रेनिंग से आप ज्यादा, किसानों को देते हैं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप कैसा गोपालन से पैसा जनरेट कर सकते हो, वो ट्रेनिंग हम किसान को देते हैं। लेकिन किसान कोई लेने के लिए नहीं आता है, ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं सब बिजनेसमैन। इस बार के 30 एम्प्लॉय थे जो ट्रेनर थे, उसमें से 18 इंजीनियर थे, 18 लोग इंजीनियर थे। इंजीनियर थे। हाँ, 3 योगा टीचर थे, और जी 2 डॉक्टर भी थे, 2 सीए थे। तो जी ऐसे लोग ही सारे ट्रेनिंग के लिए आते हैं हमारे यहाँ। जी रमेश भाई, मैं भी पूरे भारत में घूमता हूँ। मैंने देखा है कि अब आने वाला समय में जितने लोग भारतीय नस्ल की गाय के काम करते हैं, उसकी बढ़ावा के लिए रिसर्च डेवलपमेंट के लिए करते हैं, वो सारा पढ़े लिखे लोग करते हैं। क्योंकि अभी गाजियाबाद में, दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, रावत साहब, उत्तराखंड से। उन्होंने मेरे ही सॉफ्टवेयर स्टूडेंट है इंजीनियर, वो। आपके स्टूडेंट थे, तो वो छोड़ के उन्होंने गाजियाबाद में छोटी सी जगह में उन्होंने भी 400-500 गाय रखा। उन्होंने कहा, मैं आज ये इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर जितना नहीं कमा रहा था, आज मेरा कमाई 4 गुना 5 गुना बढ़ गया है। मैं हाँ बैंगलोर गया था, बैंगलोर में भी एक गौशाला में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बनाया, उन्होंने करीब 25 प्रोडक्ट्स ज्यादा वो बैंगलोर में बनाते हैं। उन्होंने भी हाँ कहा कि हमारे को इसमें प्रॉफिट हो रहा है। और हाँ दिल्ली और एनसीआर की बात मैं आपका कहना चाहता हूँ कि 3 इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो गुड़गांव में थे। क्या उन्होंने नाम है उसका? सॉफ्टवेयर नाम तो भूल रहा हूँ मैंने, नरेला के पास उनका है। उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की काम छोड़ के उन्होंने अभी हरा चारा का काम शुरू कर दिया है। अभी गुड़गांव में जो हमारा गौशाला है, जो अभी हमको दे रहे हैं, सोनू है उसका नाम, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 2 भाई है। उन्होंने कहा कि हमको चारा सप्लाई नहीं कर पाते हैं, इतना ज्यादा हमको डिमांड है। तो कहीं न कहीं समय की परिवर्तन हो रहा है। और आपने ही कहा कि पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग आज इस तरह से इसमें आ रहे हैं, ये एक पॉजिटिव संकेत है। लेकिन एक बात और भी है, आप जब कोऑपरेटिव सोसाइटी को किसान में, क्योंकि हमेशा हम गाँव में हर घर में गाय रहना चाहिए, तभी जाके गौ माता की समृद्धि होगी। पहले हर गाँव में, हर घर में गौ माता होता था। लेकिन आज क्या हो गया, जो दूध की क्वालिटी है या प्राइस है, वो दूध में कितना फैट है उस पे डिपेंड करता है। तो गाय का दूध में फैट का परसेंटेज कम होता है, और भैंस और बाकी जो विदेशी नस्ल होता है उसमें फैट का कंटेंट ज्यादा होता है। तो इस विषय को हम कैसे काउंटर करें जब हम पैसा कमाने की बात आए। देखिए ऐसा है, ये मैंने आपको पहले बताया टकले को कंगा बेचना है ना। अब जी ये जी एक 2-3 बातों का मैं खंडन करता हूँ। एक तो विदेशी होते हैं ना, उसको गाय नहीं कहते, क्योंकि वो जी मानव सर्जित नस्ल है। दूसरी बात, उसके फेट ज्यादा नहीं होते, ये तो देसी से भी डाउन होते हैं, 2 फेट 3 फेट, क्योंकि जी मेरे गांव में ये सरकारी डेयरिया चलती है, तो मुझे ये जी लोकल अनुभव भी है। ठीक है। जी दूसरी बात, जो जो लोग गुणवत्ता को नहीं समझते ना, वो उनकी हेल्थ को नहीं समझते। जी जैसे भैंस का, एचएफ का और देसी गाय का, उसमें देसी गाय का जो है ना वो गुण गुण प्रधान दूध है, गुण प्रधान। भैंस का फेट प्रधान दूध है।
और एचएफ का क्वांटिटी प्रधान है, मतलब वो ज्यादा देता है लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। ये मैं नहीं कहता, डेनमार्क से लेके पूरी दुनिया के रिसर्च पेपर और साइंटिस्ट कहते हैं। जी तो जो गुण के आधार पे, जैसे लोगों को जानकारियां बढ़ाना ये अपना काम है। जैसे आपके पास दूध है 200 लीटर फॉर एग्जांपल, जी आपको जी सेल करना है, तो आप जी कस्टमर के साथ क्या बात करोगे? आपका कस्टमर कहेगा कि मैं आपका 200 में क्यों लूं, मेरे को तो जी 60 में मिल रहा है। जी तो वो मिल रहा है दोनों के मार्केट में। बीच का, ये दोनों को बीच का जो गैप है, जो जी न्यूट्रिशन डिफरेंस और जी क्वालिटी, जी उसको आपको एक तो डॉक्यूमेंट के साथ समझाना पड़ेगा, जी रिसर्च पेपरों के साथ, लैब पेपरों के साथ। दूसरा, आप उसको शास्त्रों के रेफरेंस से भी समझा सकते हैं। फॉर जी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आपके कस्टमर कंप्यूटर से थके हुए हैं, उसकी आंखों में जलन है, आंखें लाल जी रहती है, तो मैं एक ही टुस्का जी बताऊंगा। तो आप देसी गाय का दूध उसको बोलो गर्म करके ठंडा करके फ्रिज में रखो, वो फ्रिज में रखेगा। उसके बाद वो एकदम आइस जमने के लेवल में ठंडा हो जाए, 0 डिग्री जी तक चला जाए, तो उसको जी लेके उसमें कॉटन भिगो के आंखों पे रख दो। जी एक ही बार में इतनी घटिया नींद आएगी को व्यक्ति उठेगा नहीं, उठाना पड़ेगा। बहुत बहुत एक ही अच्छी बार बात है। में उसकी आंखों की जलन, कंप्यूटर की थकान, एक ही बार में वो उसको सुबह ऐसा लगेगा कि हमारा नया सवेरा, नया जन्म हुआ है। ये जी है गाय के दूध की ताकत। जी किसी को एसिडिटी बढ़ गई है, आप ये प्रयोग, मैं सुनने वाले श्रोता से भी 2 हाथ जोड़ के विनती करता हूँ जी जी कि उदय इंडिया का इतना अच्छा ये कार्यक्रम है, इसमें मेरा एक टुचका आप जरूर करना घर पे। मैं 2 हाथ जोड़ के विनती करता हूँ देखने जी वाले लोगों से और जी आपसे कि आपको एसिडिटी बढ़ गई है तो 200 ग्राम देसी गाय के दूध में 200 ग्राम ड्रिंकिंग सोडा, प्लेन सोडा, कोई जी कलर एसेंस सेक्रिंग नमक वाली नहीं, व्हाइट सोडा जो आता है। व्हाइट सोडा, ड्रिंकिंग सोडा, प्लेन सोडा जो बोलते हैं, 200 ग्राम प्लेन सोडा और 200 ग्राम देसी गाय का दूध दिन में 2 बार पी के देखो, आपका एसिड 20 ही मिनट में 100% कंट्रोल हो जाएगा, चाहे आपने नॉनवेज भी क्यों नहीं खाया है। तो तो ऐसे 200 जो ग्राम प्रयोग सोडा जो है, कह रहे हैं रमेश भाई, जो 200 ग्राम सोडा कह रहे हैं वो पाउडर तो नहीं होगा? 200 ग्राम नहीं नहीं, सोडा ड्रिंकिंग का जो सोडा बटल बोला आता मैंने, है, ड्रिंकिंग पानी सोडा पानी बोला वाला मैंने, जो ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग होगा, सोडा पानी बोला। वाला सोडा। हाँ, जी सॉलिड वाला सोडा नहीं, ड्रिंकिंग सोडा बोला। तो ये जो मैंने नुस्खे बताए हैं, ये नुस्खा यूरिन को भी साफ करता है। किसी को किडनी स्टोन है, किसी को यूरिन स्टोन है और बार बार स्टोन बढ़ता रहता है, बार बार होते रहते हैं, यूरिन में जलन है, पैरों के तले की जलन है, आंखों की जलन है, जी धम धम होता है सर में, आप एक बार पी के देखो। ये जी मैं नहीं कहता हूँ, हरित संहिता कहती है। तो जी मेरा कहने का प्रयोजन मेरा यहाँ ये था कि अपने कस्टमरों को ओरिजिनल जानकारी देनी पड़ेगी और क्वालिटी का मटेरियल देना पड़ेगा, जी डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, क्यों नहीं आएगा। जी तो वो एक बार रिजल्ट आएगा ना, तो वो कभी 200 रुपया वाली बात नहीं करेगा, क्योंकि वो जो एसिडिटी उसका एसिड आई हुआ है ना, वो 2 लाख में भी क्योर नहीं होगा। दुनिया की कोई मेडिकल के पास ताकत नहीं है कि इंसान के स्टमक का रस बदल दे, और जी वो बदलेगा तो भी कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए, और ये जी तो नेचुरली बदल देती है, ये गौ माता की ताकत है। लेकिन ये चीज जो है हम लोगों तक ले नहीं पाए, पहुंचा नहीं पाए, क्योंकि हम सब मैकलो में इतने व्यस्त हो गए थे कि हमें सिर्फ सर्टिफिकेट ही दिखते हैं, हमें कुछ जी दिखता ही नहीं था। आज भी जी देखो ना, लोग पढ़ाई क्यों करते हैं। हम जी अभी, मेरा एक प्रोग्राम था अहमदाबाद गुजरात यूनिवर्सिटी में, 14,000 जी कॉलेज स्टूडेंट थे। तो मैंने एक जी प्रश्न पूछा पहले ही कि हम लोग पढ़ते क्यों है। जी तो काफी लड़कों ने खड़े होकर जवाब दिया, हमें ये करना वो करना नहीं, लेकिन अंत में हमारा लक्ष्य यही है, पैसा कमाना, बस। जी इट्स ओके, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो रमेश भाई, जो देसी गौ माता का जो दूध है उसको A2 मिल्क कहा जाता है, हाँ और जी, जो दूसरा दूध होता है उसको A1 मिल्क कहा जाता है। आपने जैसे कहा हाँ मार्केट में थैली आज अगर 80 रुपया में मिलता है, तो देसी गाय का दूध का कीमत आज 110 या 120 रुपीज मिलता है बड़े शहरों में। तो जी। उसमें एक आम व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए आप उनको कैसे समझाएंगे? जो बाजार में जो दूध मिलता है वो
और इसमें अंतर क्या है, उसको क्यों नहीं पीना चाहिए, और उसमें और हेल्थ के लिए देखो, क्योंकि। आम आम व्यक्ति की हम बात करेंगे ना, तो आम जी व्यक्ति जितना पैसा कमाता है ना, उससे 40% पैसा वो मेडिसिन खर्च करता है। जी। आप किसी घर की बात ले 40%। लो, जी 40% गारंटी से जी कहता हूँ, क्योंकि घर में आजकल इतनी बीमारियां, इतनी महंगाई मेडिकल में आ गई है, तो आम आदमी को तो मैं तो यही कहूंगा, 1 एकड़ भूमि में एक गाय रख के अपना काम करना चाहिए। आम आदमी जो 25,000 महीने का कमाता है ना, तो 1 एकड़ भूमि में आम आदमी 25 लाख तक कमा सकता है एक साल में। उसकी फॉर्मूला मेरे पास है और मैं कर जी चुका हूँ, 30 लाख तक पहुंच चुका हूँ। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन अभी के प्रोग्राम में उस विषय पे चर्चा करना बहुत मुश्किल है। परंतु जो A2 और A1 की जो बात है, जी। तो A2 एक प्रोटीन है। A2 प्रोटीन वो जो एक केवल डेनमार्क देसी से, नस्ल की गाय से मिलता है। हाँ, वो बात जी सही है। लेकिन वो एक ही प्रोटीन की उन्होंने बात करी इसीलिए है कि उनकी नस्लों में वो एक ही प्रोटीन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। हालांकि वो प्रोटीन फायदा कारक है, उसका मैं विरोधी नहीं हूँ, जी परंतु ऐसे ऐसे अपनी देसी गाय के दूध में 5100 एलिमेंट है। A2 प्रोटीन तो माइनर है। उससे आप जी सुवर्ण रस का टेस्टिंग करो, जो गाय के आमाशय से बाहर आता है सुवर्ण रस दूध में, उसकी जी वैल्यू ही नहीं हो सकती। वो A2 प्रोटीन से 100 गुना फायदेमंद है, लेकिन उनकी नस्लों में वो है नहीं, इसलिए उसने वो टेस्टिंग नहीं किया है। यानी जी हो सकता है किया भी होगा तो उसको ये नहीं मिला है, इसलिए इसका प्रचार नहीं जी किया है जी उसने। जी उसका जो उसको A2 प्रोटीन मिला है और वो ह्यूमन बॉडी के लिए बेनिफिशियरी है, तो उसने उसका प्रचार किया है। तो ऐसे जी 5100 एलिमेंट है। A2 प्रोटीन तो एक चीज है कि जो दूसरे देशों की गायों के पास है, इसलिए वो प्रचार करते हैं। देखो, अभी A2 भैंस में भी आ गया, A2 जी HF में भी आ गया, तो उसको भी गौ माता का दर्जा मिल जाएगा क्या? वो एक जी षड्यंत्र है, उनकी प्रोडक्ट बेचने का षड्यंत्र है। जी। अभी मैं हमारा तो रिसर्च आपका अभी कहना चालू है है। कि जो ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक होना चाहिए, जो देसी नस्ल की गाय पालते हैं उनके लिए यस, भी एक मार्केट यस, स्ट्रैटेजी होना चाहिए। इसके ऊपर भी यस। किसानों को और सरकार को भी चिंता करना चाहिए। हम सरकार आपसे ये को भी जान हाँ, जी, हाँ, बोलिए। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो घी आज की हर व्यक्ति बीमार है। 40 हाँ, क्रॉस करते हैं, उसको शुगर है, उसको ब्लड प्रेशर है, कोई विटामिन डी की कमी है, किसी को ये कमी है, किसी को वो कमी है। तो डॉक्टर सीधा न्यूट्रिशन बोल देखो। देता है, कोलेस्ट्रॉल तो हर किसी की बढ़ा हुआ रहता है, तो सीधा पहले बोलते हैं घी बंद करो। तो आप कहते हैं कि देसी गाय का घी खाओ, कुछ नहीं होगा। तो घी क्या बंद सचमुच करो, में? वो घी जो है ना, वो जो घी शुद्धता नहीं है वो घी, और ओके। देसी गाय का नहीं है वो घी बंद करो। तो आपका कहना है कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा भी है, तो अगर देसी नस्ल की गाय शुद्ध घी हो, तो वो खा सकते हैं? देखो, कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, जी, एक आइडियल और एक एलडीएल। ये तो आप मानते हो, जी। ये साइंस की बात है, मेरा जी, बनाया जी, हुआ नहीं है। जी, एक नफा कारक कोलेस्ट्रॉल और एक नुकसान कारक कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। अब जो गाय का घी है, गाय का दूध है, गाय का मक्खन है, वो जो फायदा कारक कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है। जी, और भैंस का, एसएफ का, और एनी एनी अदर एनिमल का जो दूध है, घी है और प्रोसेस है, वो नुकसान कारक कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। जी, तो गाय का घी तो मनुष्य को मृत्यु तक खाना चाहिए। चरक संहिता में एक श्लोक है कि जी, कर्जा करके भी गाय का घी खाना चाहिए। जी। तो घी का हेल्थ वाइज़ क्या फ़ायदा होता है? थोड़ा और थोड़ा विस्तार से बताएँ। जैसे वाघभट ऋषि ने अष्टांग हृदयम में लिखा है, अष्टांग संग्रह में लिखा है, बहुत बड़े रिसर्च के साथ लिखा है कि गाय का घी सबसे पहले मेघावर्धक है। मैं और डीप में जाऊं तो गाय के दूध में सेरिब्रोसोन नाम का तत्व है। आप साइंस से मैच करेंगे गूगल में तो ये मैच होगा। जो जी, दिमाग को चलने के लिए 0.0 पीपी मिलीग्राम सेरिब्रोसोन चाहिए। जी, दुनिया की कोई खनिज, कोई औषधि, कोई संपत्ति, कोई वनस्पति में सेरिब्रोसोन नहीं है, सिवा जी, गाय के दूध में। तो गाय का जी, दूध में वो जो सेरिब्रोसोन है वो घी में आता है। तो जी, घी जो अष्टांग हृदय में वाग्भट ऋषि ने कहा है कि मेघावर्धक है, स्मृतिवर्धक। तो ये बात वहां जी, साबित हो जाती है। दिमाग को पावरफुल जी, रखेगा घी, तो याददाश्त 100% रहेगी। उसके बाद जो है ओजवर्धक है।
तो जो जी, मनुष्य गाय का घी पर्याप्त मात्रा में खाता है, उसके आसपास में ऑरा ऐसी उसकी बढ़ती है कि सकारात्मक ऊर्जा उसकी हमेशा फैली रहती है। शरीर के जी, ऑर्गन्स एक्टिव होने के कारण आप एक देखते जी, हैं ना, एक चेतनावंत इंसान है, स्फूर्ति वाला, और एक ऐसा लबू टबू है। तो जी, चेतनावंत व्यक्ति तभी रह सकता है कि जब अंदर से उसका ऑर्गन्स एकदम एक्टिव है, पावरफुल। जी, मैं जी, 45 का हूँ, लेकिन किसी जी, नंदी का सींग पकड़ लूं या नाक पकड़ लूं तो उसकी औकात नहीं है मेरे हाथ से निकल सके। तो जी। ये इसीलिए है, गाय का घी दूध खाया इसलिए है। तो आप तो पर डे कितना दूध पीते हैं, कितना घी खाते हैं रोज़? 100 ग्राम तक चला जाता है घी दिन में, डेली? डेली। हाँ, डेली मेरे 100 घर में ग्राम हम घी? 8-9 लोग हैं, महीने का 6 किलो घी खाते हैं। जी, जी। और किसी को सब खाते हैं। कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी कुछ नहीं है? कोई, मेरे बच्चे 15-15 साल के हुए, वो आज तक कोई अस्पताल में, कोई मेडिकल में उसका नाम रजिस्टर किया हुआ या वो बोलते हैं ना, प्रिस्क्रिप्शन में कहीं बता दे तो उसको 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। वो मैं जी, जिम्मेदारी से बोलता हूँ, आज नहीं सालों से बोलता हूँ। जी। तो तो रमेश भाई, जैसे दूध और घी के गुण के बारे में आपने बताया, ऐसे गौ अर्क जो गौमूत्र से बनता है, उसका भी हमने सुना है कि बहुत फायदा शरीर के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए होता है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, गौ अर्क के लिए क्या फायदा है, उसकी क्या उपयोग है गो और अर्क जो कैसे है, सेवन करना चाहिए, कितना करना चाहिए? एक तो देखो, हाँ, सेवन का पहले बता देते हैं, टेक्निकल पॉइंट है और उपयोगी पॉइंट है। तो सेवन मनुष्य को 20 ग्राम पानी में 10 ग्राम गोमूत्र अर्क डाल के पीना चाहिए, और वो हर समस्या का समाधान है। पर जिसका जी, पित्त बड़ा हो, जिसका एसिड हाई रहता हो, जिसकी बॉडी के अंदर गर्मी की मात्रा ज्यादा हो, जिसको आंखों की वगैरह की एलर्जी हो, दिमाग की एलर्जी हो, उसको गोमूत्र अर्क नहीं लेना चाहिए। उसको ओके, सीधा गोमूत्र ही काम करेगा, और वो भी सुबह ताजा, तंदुरुस्त और लेबोरेटरी टेस्टिंग की हुई गाय का, किसी भी गाय का नहीं। क्योंकि आजकल जी, गायों में भी बहुत बीमारी आई है, बीमारी उसके आ ऊपर गई हम है। बात नहीं करेंगे। परंतु गोमूत्र अर्क जो है ना, वो एक अत्याधुनिक युग का विकल्प है। जी, खाली गोमूत्र अर्क लेने से परिणाम नहीं मिलता, उसके साथ उसकी वटी भी लेनी पड़ती है। जी। ये तो गोमूत्र ताजा दिल्ली तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए वैद्यों ने अर्क बनाया कि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। आपका कहना है कि ताज़ा गाय का मूत्र लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद है? सबसे श्रेष्ठ ये आयुर्वेद के अंदर उसका विधान है। अर्क जी, का कोई विधान नहीं है, लेकिन ये प्रिजर्वेटिव डाले बिना इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए, इसलिए ये भी अर्क भी खराब नहीं है, लेकिन उसका कोई रेफरेंस नहीं है। जी। और गोअर्क से क्या-क्या फ़ायदा होता है शरीर में? देखिए, गोवर्क से वजन कम होता है, भूख लगती है, पेट साफ आता है, नींद अच्छी आती है, और शरीर में रहा हुआ जो कचरा, गंदगी, बहुत सारी गंदगी हमारे शरीर में जाती है। जैसे कभी बीमारी में स्टीरॉइड गया, पिज्जा खाया, बर्गर खाया, ऐसी जो चीजें हैं, शरीर की रचना ऐसी है कि आप उसको जो दो उसको शरीर के अंदर चढ़ा देता है। तो ये बॉडी को डिटॉक्साइड करने का भी काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन रमेश बहुत भाई, ये तो सारे, प्रैक्टिकली पॉसिब आप तो ख़ैर लेते हैं, लेकिन जो उसके स्मेल होता है गोमूत्र का, गोअर्क का, नॉर्मल लोग देखते ही कहते हैं नहीं हम तो नहीं ले पाएँगे। तो वो कैसे एक आम व्यक्ति सेवन हाँ, कर सकता है गोमूत्र जो और गोअर्क? जिसको जिसको सुगंध से दुर्गति या सुगंध से एलर्जी है, उसको थोड़ा क्वालिटी में जाना पड़ेगा। एक फ्रीज डिहाइड्रेशन मशीन आता है, जो जी, 200 डिग्री माइनस में गोमूत्र को ले जा करके उसका कंटेंट एज ए कंटेंट विथ ड्राई करता है। और जी, वो उसकी जो नेचुरल कैप्सूल बनता है, जिसके अंदर ग्लूकोटीन नहीं होता, जो जीनेट नहीं होता, जो मतलब नॉन वेज नहीं होता, ऐसी वेजिटेबल से बनी हुई कैप्सूल जो है, उसके अंदर वो गोमूत्र के पाउडर को भरता है, और वो रोज उसको 2 कैप्सूल लेना चाहिए, तो उसको गंध नहीं आएगी। लेकिन जो गोमूत्र जिस प्रकार से उसने लिया और फ्रिजरेशन में डाला, उस समय के जो न्यूट्रिशन कंटेंट है, वही कंटेंट उसके अंदर एज ए सेफ रहते हैं 50 साल तक। जी, तो उसके लिए थोड़ा खर्चा है, वो 2500 का 100 ग्राम आता है, जी, जी। 50 ग्राम। अ, जी, जी। रमेश भाई, अभी हमने मानव की ह्यूमन हेल्थ का बात किया है
अब समय भी हो गया है, 5 मिनट में हमने विषय खत्म समाप्त करेंगे। अब ये बताइए कि आज एनवायरमेंट पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो केमिकल फर्टिलाइजर में किसान का जो खेत है वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये दो चीजें, एक तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, दूसरा जो केमिकल फर्टिलाइजर के कारण आज प्रोडक्शन किसान का कम हो गया है, उसमें गौ माता का क्या रोल रहा है? ये प्रोडक्शन जो कम हुआ है ना, जैसे ह्यूमन में पिज्जा बर्गर पाव जो नहीं खाने वाली चीजों खा के, चॉकलेट केमिकल खा के हमारे ह्यूमन में भी फर्टिलिटी डाउन हो गई है। गांव में 100 जी, लड़कों की शादी होती है तो बिना दवाई से 2 ही लड़कों को बच्चा होता है, बाकी के 98 लड़कों को गोली लेनी पड़ती है बच्चे पैदा करने की। इसका जी, कारण यह है कि ह्यूमन में फर्टिलिटी डाउन हो गई केमिकल के कारण। तो ऐसे जी, ही हम लोगों ने केमिकल का उपयोग गोमा धरती माता के ऊपर अत्यंत प्रभावी रूप से किया, जिसके कारण धरती माता के अंदर नेचुरल प्रोडक्टिविटी जो है वो चली गई। जी, परंतु यदि उसके अंदर गोबर गौमूत्र से यदि लागू किया जाए, बायो फर्टिलाइजर की बहुत सारी अलग अलग मेथड है। गोबर गौमूत्र से अभी हमने एक एनोरोबिक बैग से जो सिस्टम फर्टिलाइजर तैयार किया है, वो भाभा इंस्टीट्यूट में भारत सरकार के जो सरकार मान्य इंस्टीट्यूट में टेस्टिंग कराया है। तो उसके अंदर साइंटिस्ट भी दीवाने हो गए। मेरे साथ साइंटिस्टों ने इंस्टीट्यूट का एमओयू किया, प्रैक्टिकल काम जमीन पे हम करेंगे और टेस्टिंग का काम वो करेंगे, इतने उसको जी, न्यूट्रिशन मिले। तो जी, कहने का यहाँ मतलब मेरा ये है कि हम धरती माता को न्यूट्रिशनली चीज देंगे तो ही उससे न्यूट्रिशन आएगा, नहीं तो केमिकल देंगे तो वो केमिकल ही कैसे आएगा। होगा, कहाँ से देंगे वो? तो उसके लिए जैसे एक जैसे टेक्नोलॉजी के साथ हम बदलते रहते हैं, 2G 4G 5G 10G, तो ऐसे फर्टिलाइजर में भी टेक्नोलॉजी को लागू करना पड़ेगा कि कम मटेरियल में, छोटे मटेरियल में ज्यादा फर्टिलाइजर न्यूट्रिशन वाला कैसे बने। तो उसके जी, लिए एक बायोडाइजेस्टर हमने तैयार किया है, एनारोबिक बैग, जो जी, कोई भी दुनिया में 2 प्रकार के बैक्टीरिया से फर्मेंटेशन होता है। एक जी, एरोमेटिक जो हवा और सूर्य की साक्षी में काम करते हैं, और एक अनोरोबिक जो हवा और सूर्य की गैर मौजूदगी में काम कर सकते हैं। तो जी, अभी जो हवा और सूर्य की मौजूदगी में हम दादा परदादा से सदियों से गाय का गोबर गौमूत्र डालते आ रहे हैं, तो उसमें जो गोबर हम खेत में डालते हैं ना, वो कई बार सूख जाता है ना, सूखने के बाद वो फर्मेंटाइड होता ही नहीं 8-8 साल तक, तो वो जी, हमारा फेल होता है। तो जी, उसके सामने हमने एक संशोधन किया कि इसको हवा और सूर्य से विलुप्त कर दे। तो जी, अनोरोबिक बैक्टीरिया के माध्यम से अनोरोबिक बायो फर्टिलाइजर तैयार हुआ है, जो आपका 8 साल में गोबर खेत में काम नहीं कर सकता, वो 8 दिन में वो काम करके देता है। जी, जो जमीन साइंस कहता है 3 साल में सुधरती है, 5 साल में सुधरती है, वो अनोरोबिक बैग से बना हुआ बायो फर्टिलाइजर सिर्फ 10 दिन में या 15 दिन में आपकी जमीन में परिणाम देगा। नजर के सामने क्रॉप जो है उसकी ग्रीनरी बढ़ेगी, कलर बढ़ेगा, प्रोडक्शन क्वालिटी क्वांटिटी और टिकाऊ शक्ति सब बढ़ेगा एक ही ईयर में। तो ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ हम यदि गोपालन के माध्यम से बायो फर्टिलाइजर निर्माण करेंगे, तो कभी उससे अनोरोबिक बैग पे भी हम आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से क्या क्या कंटेंट है। अभी उसके लैब रिपोर्ट आ जाएंगे, मुझे लगता है 10 से 15 दिन में। तो हम आपके चैनल के माध्यम से श्रोताओं को लैब रिपोर्ट भी दिखाएंगे। परंतु एक बात फाइनल है, अब जो काम करेंगे वो विज्ञान के साथ डॉक्यूमेंटेशन के साथ करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत दुनिया अच्छा। मानने वाली नहीं है। बस लास्ट सवाल है रमेश भाई, जो एक पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है, पहले जमाने में हम हवन करते थे, यज्ञ करते थे, कहते थे कि उससे प्रदूषण दूर होगा, तो आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि गाय के गोबर के उपले और गाय के घी जी, से रोज हवन होना चाहिए, क्योंकि जी, अग्नि जो है ना वो भी एक साक्षात विज्ञान का स्वरूप है। अग्नि जी, का काम है, आप उसको जो भी सॉलिड द्रव्य दोगे वो सेकंड के 1 भाग में उसको वायु में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जी, आपको एक उदाहरण भी दे देता हूँ कि एक छोटी सी अग्नि लगाओ, आग लगाओ, जी, और जी, उसके पास में 1 चम्मच मिर्ची रखो, तो पास में रखने से कुछ नहीं होगा, होगा क्या? नहीं होगा। परंतु वही मिर्ची आप यदि अग्नि में डाल दोगे तो क्या होगा? आसपास के 30 मीटर के लोग खांसी से भर जाएंगे। तो जी, वो मिर्ची पड़ी थी तो कुछ नहीं था, अग्नि भी थी मिर्ची भी थी तो कुछ नहीं था, लेकिन वो अग्नि को आपने दे दिया तो अग्नि ने क्या काम किया कि वो जो जो कंटेंट आपने दिया वो सॉलिड था, उसको वायु के जी, साथ मिला दिया। जी, जी, तो यदि मिर्ची से खांसी आती है तो ये तो जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग चीज है,
और इफेक्टिव, मतलब जलन वाली चीज है, ज्वलनशील है। पर यदि उसको आप घी दोगे, अगर टगर नगर, लाल चंदन, चंदन, जौ, तल, दरवा, दुर्वा, अगेड़ा, पिपड़ा, खाक, पलास, ये सब चीज आप अग्नि को देते हो, तो वो जो अग्नि जो है उसका सॉलिड, उस सॉलिड का वायु में कन्वर्सेशन करके वायु के साथ मिला देता है। और शरीर का मुख्य खुराक प्राण है। मनुष्य प्राणी मात्र इस पृथ्वी पे जल और अन्न के बिना 2-2 महीना रह सकता है, लेकिन हवा के बिना कोई रह सकता क्या? नहीं रह सकता, क्योंकि हवा अपने शरीर का मुख्य खुराक है। और कोई भी जी द्रव्य आप हवा में मिला देते हो तो तुरंत शरीर को असर करता है, जैसे मिर्ची। जी 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 तो जी यज्ञ रमेश जो भाई, है जी, आपने बहुत सारा इन्फॉर्मेशंस दिया गौ माता के बारे में। अगर हम बोलेंगे तो 100 घंटा हो जाएगा, तो वो डिस्कशन खत्म नहीं होगा। खत्म। तो आज समय हुआ है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आगे भी कई बार हम आपको अतिथि के नाते बुलाएंगे, और हम हमारे दर्शकों को आप जरूर अलग अलग स्पेसिफिक विषय पर हम चर्चा आगे जारी रखेंगे। ये कितनी बढ़िया बात आज रमेश भाई ने हमको बताया कि गाय को सिर्फ धर्म के साथ हम जोड़ के नहीं देखना चाहिए। गौ माता हमारा परिवेश को भी पॉल्यूशन से बचाता है। गाय का दूध से कितना बीमारी ठीक होता है, गो अर्क से कितना बीमारी ठीक होता है। और जो आज किसान परेशान हो रहा है परिवेश, वो उसका केमिकल फर्टिलाइजर के नाते गोबर से जो खाद बनता है, उन्होंने समझाया कि किस तरह से अपना जमीन को उर्वर और बना जा सकता है। और रमेश भाई ने आज ये भी बताया कि गाय को कमर्शियली वायबल करना, गाय रख के पैसा भी कमाना, क्यों उन्होंने स्वयं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया। 150 गाय में उन्होंने 27 से 47 लाख तक प्रॉफिट उन्होंने करके दिखाया। और उन्होंने कहा कि साइंटिफिकली ये पॉसिबल हो सकता है कि आज वो समय बदल गया है, हर व्यक्ति को गांव में इस संस्कृति के, गौ संस्कृति के साथ जुड़ना चाहिए, और जुड़ के उसे पैसा कमाना चाहिए। ये रमेश भाई का कहना है। इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। आज के लिए इतना है। वंदे गौ मातरम। ओम श्री सुरभे नमः।